हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट्स लर्न विद राजीव सर। आज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की सीरीज में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आज डिस्कस करेंगे हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट था एलिमेंट्री कैनाल, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो इन एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। ग्लैंड्स जो पाई जाती हैं उनमें है पहली सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड के बाद लीवर है, लीवर के बाद पैंक्रियाज है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो स्टमक में पाई जाती है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है, वहाँ भी कुछ ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती हैं। तो उनके बारे में एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो सलाइवरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जिससे सिक्रीट होता है सलाइवा। क्या सिक्रीट होता है? लार सिक्रीट होता है। तो लार हम लोगों को पता है कि जैसे ही कोई फूड का सेंसेशन मिलेगा, फूड की बात होती है, फूड की स्मेल आती है, तब भी लार का सिक्रेशन शुरू हो जाता है, बॉडी में लार बनना शुरू हो जाता है, मुंह में लार का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। अब ये लार बनता कहाँ से है? उसके लिए पाई जाती हैं 3 पेयर ग्लैंड। कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं या सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। वो 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड है कौन कौन सी, उसके बारे में बात करते हैं। पहली है पैरोटिड, दूसरा सब मैक्सिलरी, फिर सबलिंगुअल। तो यहाँ पर अगर पैरोटिड ग्लैंड की बात करें तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड कान के नीचे, मतलब अंदर की तरफ कान के नीचे पाई जाती है और इससे सिक्रीट होता है एंजाइम। क्या निकलते हैं? इस सलाइवरी ग्लैंड यानी पैरोटिड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? एक तो निकलता है सलाइवरी एमाइलेज। क्या निकलता है? सलाइवरी एमाइलेज निकलता है। दूसरा निकलता है लाइसोजाइम। क्या बनता है? लाइसोजाइम। ये सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम होता है टाइलिन। क्या कहते हैं इसको? टाइलिन कहा जाता है। लाइसोजाइम दूसरा एंजाइम है जो निकलता है इस पैरोटिड ग्लैंड से। कभी कभी वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है इस पैरोटिड ग्लैंड में। देखा होगा ना, कुछ लोगों के जो है गले में सूलन, मतलब यहाँ पर गाल में जो है स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है कान के नीचे वाले हिस्से में। तो कान के नीचे वाले हिस्से में जो स्वेलिंग आती है वो उसको हम लोग कहते हैं मम्स। तो मम्स होता है इसी पैरोटिड ग्लैंड में वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। जब पैरोटिड ग्लैंड में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस एक डिजीज हो जाती है मम्स। तो दूसरे टाइप की जो ग्लैंड है वो है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स पाई जाती है लोअर जॉ, जो नीचे वाला जबड़ा है, नीचे वाले जबड़े से माउथ के अंदर की जो बैकल कैविटी है उनके बीच में जो खाली जगह है वहाँ पर 1 पेयर सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड पाई जाती है। इससे भी जो है सलाइवा का सिक्रेशन होता है। सलाइवा का जो सिक्रेशन होता है वो वॉटसन डक्ट से। किससे? ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक तो वॉटसन डक्ट, दूसरा स्टेंसन डक्ट। ये टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है कि स्टेंसन डक्ट कहाँ पाई जाती है। ये कहाँ से निकलती है? पैरोटिड ग्लैंड से। वॉटसन डक्ट निकलती है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड से। तो अब यहाँ से जो सेक्रेशन निकला वो बक्कल कैविटी या माउथ में डाल दिया जाता है। इसके अलावा जो तीसरी ग्लैंड है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या है? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्लैंड ये टंग के नीचे पाई जाती है। इससे सिक्रेट होता है म्यूकस। तो हम लोगों ने ये जाना कि लार ग्रंथियाँ 3 पेयर होती हैं, यानी 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो पैरोटिड, दूसरा सब मैक्सिलरी, तीसरा सबलिंगुअल। इनसे सिक्रेट होता है सलाइवा। क्या बनता है? सलाइवा। अगर हम लोग सलाइवा का कंपोजिशन देखें तो सलाइवा के कंपोजिशन में लगभग 99% वाटर होता है। क्या होता है? पानी होता है। जो लार माउथ में सिक्रेट हो रहा है तो मुंह में बनने वाले लार में 99.5%
अब ये वेरी करता है, कुछ बुक में लिखा होगा 99%, कुछ में 99.5%, यानी लगभग 99% वाटर पाया जाता है, पानी होता है। बचा हुआ जो 1% है, उस 1% में सॉल्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से सॉल्ट होगा? सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम कौन कौन से? सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन पाए जाते, या टाइलिन हो, दूसरा है लाइसोजाइम है। ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सलाइवा के अंदर। सलाइवा अगर हम लोग देखें सिक्रेशन, उनके अमाउंट का कितना जो है सिक्रेट होता है, वो है 1 से 1.5 लीटर। एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रेशन होता है, यानी मुंह में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का सिक्रेशन पूरे दिन भर में होता है। इसका पीएच 6.3 टू 6.8, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक है, थोड़ा सा एसिडिक होता है सलाइवा। तो सलाइवा क्या है? थोड़ा सा एसिडिक है। तो इसके अंदर पाया जा रहा 6.3 टू 6.8 इसका पीएच होता है। अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करें, देखो अगर मुंह में लार ना हो तो बोलना संभव नहीं है। मुंह अगर सूख रहा हो तो आवाज़ नहीं निकलती है, बोल नहीं पाते हैं, शब्द नहीं निकलते हैं। दूसरा इसका काम, यानी बोलने में हेल्प कर रहा है। दूसरा इसका काम क्या हो गया कि ये फूड को मॉइस्चन करता है, नम कर रहा है, म्यूकस मिल रहा है। म्यूकस क्या है? एक स्लाइमी सब्सटेंस है, एक चिपचिपा सब्सटेंस है जो फूड को स्लिपरी बनाता है, जिससे आसानी से बोलस नीचे ईसोफेगस से होकर के स्टमक में चला जाए। दूसरा इसमें सलाइवरी एमाइलेज पाया जा रहा है। एमाइलेज है ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स का ग्रुप है एमाइलेज। एमाइलेज पाया जा रहा है सलाइवा में, इसीलिए इसको कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन। ये जो सलाइवरी एमाइलेज है, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन है, तो टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। हम लोगों ने जो चावल रोटी खाई, उस चावल या रोटी के अंदर पाया जाता है स्टार्च, और उस स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, यानी जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था उसको थोड़ा सा सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक कर देता है सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन। दूसरा जो लाइसोजाइम पाया जाता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी अगर फूड के साथ में कोई जर्म्स आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो उस बैक्टीरिया को किल करता है, उस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल कर रहा है, एंटीबैक्टीरियल है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने वाला सलाइवरी एमाइलेज होता है। ये माउथ को मॉइस्चन करता है, फूड को स्लिपरी बनाता है, नम करता है, जिससे ईजिली स्वेलो हो सके, निगला जा सके। तो सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या हो गया? सलाइवा का सिक्रीशन करना। बहुत ज़रूरी है सलाइवा, इसीलिए जब भी फूड का नाम सुनते हैं, फूड की स्मेल आती है, तब भी लार टपकना शुरू हो जाता है, सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, और पहले के सारे वीडियो आपने ध्यान से देखे होंगे। अगर किसी को पहले के वीडियो देखने में किसी भी तरह की कोई समस्या आई हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन अगर दिमाग में आया हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा। या पढ़ाई के दौरान देखो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ते समय बहुत सारे डाउट क्रिएट होते हैं। डाउट नहीं आ रहे हैं इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर डाउट आते हैं तो आप किसी भी तरह का कोई डाउट अगर साइंस से रिलेटेड आपके माइंड में आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और लिख करके जब आप कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे तो उसका आंसर हम देंगे आपको। तो आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे थे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लीवर, उसके बारे में बात करते हैं। तो लीवर बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन जो बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। क्या है कि बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करने वाला ऑर्गन है लीवर। तो सबने एक मुहावरा तो सुना ही होगा ना, जिगर का टुकड़ा। तो जिगर का टुकड़ा मतलब लीवर का टुकड़ा, या हिंदी में उसको कहा जाता है कलेजे का टुकड़ा। तो इतना इंपॉर्टेंट है कलेजे का टुकड़ा, मतलब जो सबसे क्लोज होता है, सबसे नज़दीक होता है, उसको हम लोग कहते हैं ना कलेजे का टुकड़ा है। तो कलेजे का टुकड़ा मतलब लीवर का टुकड़ा। तो लीवर कितना इंपॉर्टेंट है, बॉडी के सबसे करीब है, सबसे नज़दीक है। और ये लीवर
करीब क्यों है? क्योंकि ये 500 से ज़्यादा काम कर रहा है, एक ऐसा ऑर्गन जो बॉडी में बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं लीवर के बारे में। अगर लीवर को हम लोग देखें तो लीवर लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन है। लीवर क्या है? लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन है। अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, तो लार्जेस्ट ऑर्गन अगर पूछा जाएगा तो लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है, इसको पहले आप एनालाइज करिए और फिर जानने की कोशिश करिए कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। तो वैसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, अब हमें पता चल गया कि सबको मालूम चल गया कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन। तो बॉडी का सबसे बड़ा अगर हम लोग अंग देखें, ऑर्गन देखें, तो वो है स्किन। लेकिन अगर विसरल ऑर्गन की बात किया जाए तो विसरल ऑर्गन होता है लीवर। तो लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन लीवर। तो लीवर लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर। ये क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये ध्यान रखना, ये सारी बातें जो है इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी? लीवर। लार्जेस्ट, अब यहां पर देखो एक और कंफ्यूजन आता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तब वहां पर लीवर नहीं होगा, वहां पर क्या हो जाएगा? थायराइड हो जाएगा। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लेकिन ये याद रखना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत होती है। सबसे बड़ा विसरल ऑर्गन अगर कोई है तो लीवर है। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर के ऑर्गन है और ये पाया जाता है राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, अपर राइट साइड में। एब्डोमेन, जो एब्डोमिनल कैविटी है वहां पर पाया जाता है जस्ट विनीथ द डायफ्राम। तो यहाँ पर हम लोग पता है कि डायफ्राम एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एक मेम्ब्रेन है जो थोरैसिक रीजन को एब्डोमिनल रीजन से अलग कर रही है। ये सबने पढ़ा है, अच्छे तरीके से पढ़ा है ना, कि डायफ्राम एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो थोरैक्स को एब्डोमेन से अलग करती है। यानी हमारा जो चेस्ट वाला रीजन है, उस चेस्ट वाले रीजन को एब्डोमिनल रीजन से अलग करती है। तो एब्डोमेन के राइट साइड में डायफ्राम के नीचे पाया जाता है लीवर। ये लाल भूरे रंग का है और लगभग 1.5 किलो का, कितना है? 1.5 किलो का है। इसका मतलब ये हैवीएस्ट ग्लैंड है बॉडी में पाई जाने वाली सबसे भारी ग्लैंड है। लोकेशन हम लोगों को क्लियर हो गई कि लोकेशन इसके डायफ्राम के नीचे राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। अगर लीवर को हम लोग देखें तो लीवर के 2 लोब होते हैं, 2 लोब से मिलकर के बना है। एक तो लार्ज राइट लोब, दूसरा स्मॉलर लेफ्ट लोब। राइट लोब 3 सब लोब में डिवाइड होता है। एक तो राइट लोब प्रॉपर हो जाएगा, कॉर्डेट होगा, क्वाड्रेट होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लीवर जो बना होता है, बना किससे है? तो लीवर के लिए वर्ड यूज किया जाता है हिपैटिक। इसका मतलब ऐसी सेल्स जिनसे लीवर बना है उन सेल्स को कहते हैं हिपैटोसाइट्स। क्या कहा जाता है? हिपैटोसाइट्स। और हिपैटोसाइट्स आपस में मिलकर के हिपैटिक लोब्यूल्स बनाते हैं और यही हिपैटिक लोब्यूल्स लीवर की फंक्शनल यूनिट होती हैं। इसका मतलब हिपैटिक लोब्यूल्स ही लीवर को फंक्शन करने में हेल्प करती हैं। इसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो हिपैटिक लोब्यूल्स है। इसमें एक और सेल्स पाई जाती है जिनको कहते हैं हम लोग कुफर सेल्स। ये फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती हैं, फैगोसाइट्स होती हैं जो फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती हैं। अब यहाँ पर देखो ब्लड सप्लाई जो लीवर की होती है वहाँ पर पाया जाता है एक हिपैटिक पोर्टल वेन पाई जाती है। अब ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम सिर्फ लीवर में ही पाया जा रहा है। बॉडी में कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जहाँ पर पोर्टल सिस्टम पाया जाए। क्यों पाया जाता है? ये बहुत ज़रूरी है। देखो लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफाई करना, मतलब कि ये जो भी हार्मफुल केमिकल बॉडी के अंदर आ रहे हैं उसको ये डिटॉक्सिफाई करता है, उसके हार्मफुल सब्सटेंसेस को यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। लीवर कहता है कि हम ह्यूमन का पार्ट हैं लेकिन हमको ह्यूमन बीइंग पर कोई भरोसा नहीं है। कुछ भी खाए जा रहे हैं, पसंद आ गया तो कुछ भी खा लिया, जो मन में आया खाए जा रहे हैं, जो मन में आया पी लिया। अब उसको क्या करेगा? इसीलिए कहता है ना कि सबसे पहले भैया जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, वो माउथ में जा रहा है, माउथ में जाने के बाद स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर के वो ब्लड में आया। तो वो कहता है कि अगर ब्लड में कुछ भी आ रहा है
तो हमारे पास आना चाहिए पहले, जिससे हम पहले इसको चेक कर लें, और चेक करके जब ये कंफर्म हो जाए कि कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है, तभी ये आगे की तरफ भेजा जाए। जैसे किसी अगर लैब में देखें, किसी फैक्ट्री में देखते हैं, तो वहाँ पर एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, और कोई भी अगर सामान परचेज करते हैं उस पर लिखा होता है ना, टिक लगा होता है, टेस्टेड ओके, मतलब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने ये ओके कर दिया कि अब ये यूज़ कर सकते हैं, इस सामान को यूज़ किया जा सकता है। अब जो भी फूड पार्टिकल गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ डाइजेशन कंप्लीट हो गया, एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में आया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से वेन्स में गया, और वेन से वो वेन आती है लीवर के पास में, उस वेन्स को हम लोग कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। सारा केमिकल या जो भी सब्सटेंस खाया, उस सब्सटेंस को पहले लीवर अपने पास बुलाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से निकला और वो चेक करता है कि कहीं, देखो ह्यूमन बीइंग का नेचर ऐसा है कि लीवर को पता है कि मन किया तो दारू पी लिए। अब दारू पी लिए तो उसमें क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल जा करके लीवर की सेल को डैमेज करेगा, तो चेक करता है लीवर। तो आया फूड, तो जो भी फूड पार्टिकल आया, और फूड पार्टिकल को देखा, सारे केमिकल सब्सटेंस एक एक करके वो चेक करता है, और फिर बीच में आ गया एल्कोहल, तो फिर लगता है मना किया हमने ना कि हमको जो है ख़राब करना है, और पी लिए दारू को। तो एल्कोहल को वो डिटॉक्सिफाई करके यूज़फुल केमिकल्स में कन्वर्ट करता है। बार बार अगर हम लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, दारू पीते हैं, तो दारू पीने वालों का लीवर खराब हो जाता है। तो लीवर खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि लीवर जब डिटॉक्सिफाई करता है अल्कोहल को, तो अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने में लीवर की सेल्स डैमेज होती हैं, और जब लीवर की सेल डैमेज होंगी तो धीरे धीरे लीवर की सेल्स खराब होती रहेंगी और अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करती रहेंगी। और डेली अल्कोहल आ रहा है तो लीवर एक दिन खराब हो जाता है। देखो यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो अल्कोहल माउथ में गया, फिर माउथ से ईसोफेगस, फिर स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। लेकिन ये सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं कि सब उसको पास करते चले जा रहे हैं कि आगे है लीवर, तो लीवर भाई साहब सब देख लेंगे कि वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ने भेज दिया लीवर के पास में, तो लीवर ने चेक किया अच्छा ये इतने हार्मफुल केमिकल्स हैं, तो इनको यूज़फुल केमिकल में कन्वर्ट करना जिससे बॉडी बची रहे, और खुद की सेल्स को वो ख़राब कर रहा है। इसलिए कोई भी सब्सटेंस अगर खा रहे हैं, कोई जैसे कोई मेडिसिन खाई, कोई दवाई खाई, तो दवा सबसे पहले जाती है। अब दवा खाई तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंची, वहाँ से फिर हिपैटिक पोर्टल वेन उसको लेकर के लीवर के पास में जाएगी। लीवर उसको चेक करेगा, अच्छा ये दवा ठीक है, इसको जो है ये यूज़फुल है, ये हार्मफुल है, हार्मफुल है तो उसको चेंज किया जाएगा, किसी दूसरे केमिकल में बदला जाएगा, और बदल करके फिर आगे पास कर देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है लीवर। तो यहाँ पर पोर्टल सिस्टम पाया जाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड को लीवर तक लेकर के आती है, वो होती है हिपैटिक पोर्टल वेन। अब हिपैटिक पोर्टल वेन के साथ में आती है हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी क्या करेगी? ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर के आएगी। हिपैटिक वेन यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लीवर से लेकर के बाहर जाती है। अब लीवर से बाइल निकलता है, तो बाइल लीवर का छोटा भाई नीचे की तरफ पाया जाता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर से निकलने वाली एक डक्ट होती है, उस डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट। और राइट लीवर के लोब से, राइट लोब से निकलती है राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से निकलती है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। तो इस सिस्टिक डक्ट के साथ में मिलकर के ये हिपैटिक डक्ट बना लेती है एक कॉमन बाइल डक्ट, जिससे बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। तो ये तो लीवर का स्ट्रक्चर हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं लीवर के फंक्शन की, कि लीवर कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो लीवर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि ये बाइल जूस यानी पित्त का सिक्रेशन करता है, और ये जा करके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और गॉल ब्लैडर से ये निकल करके डुओडेनम में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, जहाँ पर ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बाइल जूस में किसी भी तरह का कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन ये फैट के डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या काम है इसका? फैट को इमल्सिफाइड करता है।
इसका मतलब कि फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, उनको ये छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है, जिससे एंजाइमेटिक एक्शन के लिए फैट को जो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है लाइपेज, तो लाइपेज के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा मिले और ईजिली फैट डाइजेस्ट हो जाए। तो बाइल जूस का काम होता है फैट को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करना। अब देखो दूसरा इसका जो काम होता है वो है ग्लाइकोजेनेसिस, यानी अगर ब्लड के अंदर एक्सेस अमाउंट में शुगर है तो उस एक्सेस शुगर को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो एक्सेस शुगर का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। देखो हम लोगों को पता है कि जो शुगर एक्सेस अमाउंट में होती है ह्यूमन बॉडी में, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अब स्टोर करने के लिए जब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लीवर के पास में आता है तो लीवर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, इस फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अगर जब शुगर की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो लीवर इसी ग्लाइकोजन को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो शुगर को ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है, दूसरा ग्लाइकोजन को शुगर में भी कन्वर्ट कर रहा है, यानी ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी कर रहा है। ग्लाइकोजन से शुगर बनने की प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। एक और इंपॉर्टेंट काम करता है, एक्सेस अमाउंट में जो अमीनो एसिड है, प्रोटीन की जो यूनिट होती है अमीनो अम्ल, फैट बना होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड ये ज़्यादा अमाउंट में है ब्लड के अंदर, तो उनको भी ये शुगर में कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये तीन इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ये 3 इंपॉर्टेंट काम। पहला इसका क्या है कि ये ग्लूकोज को यानी एक्सेस शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लाइकोजन को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, जो अमीनो अम्ल है, फैटी अम्ल है या फिर ग्लिसरॉल है, उनको ये शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका इंपॉर्टेंट काम हो गया कि ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसका जो अगला काम है वो है डीएमिनेशन, मतलब एक्सेस में जो अमीनो एसिड है उस अमीनो एसिड को इसने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, शुगर में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा ये क्या करेगा कि इस अमीनो एसिड को अमोनिया और पायरुविक एसिड में तोड़ देता है। क्या करेगा ये? डीएमिनेशन में क्या करेगा, जो एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन है या अमीनो एसिड है उसको ये पायरुविक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड होता है पायरुविक एसिड, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है पायरुविक एसिड, और उस पायरुविक एसिड के साथ में अमोनिया में तोड़ देगा। अब ये अमोनिया जो बॉडी के अंदर निकलता है, देखो यहाँ पर अमोनिया बनाया और इसको डीएमिनेशन के बाद आता है यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया का फॉर्मेशन बॉडी में लीवर में होता है, लीवर में यूरिया बनता है, फिर ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है, ब्लड से होकर के किडनी में जाता है और किडनी इसको टेक ऑफ कर लेता है, किडनी ले लेता है और बाद में यूरिन के साथ बाहर निकाल देता है। देखो यहाँ पर जो अमोनिया बना, ये अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर के यूरिया बना लेता है। तो यूरिया क्या है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को जब आपस में मिला दिया गया तो यूरिया बन जाता है। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग कि कैसे यूरिया फॉर्मेशन होता है। फिर इसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब कोई भी विषैली चीज़, जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेस हम लोग खा रहे हैं, बॉडी के अंदर एंटर किया, ब्लड के अंदर पहुंच गया है, उसको हार्मफुल सब्सटेंसेस से यूजफुल में कन्वर्ट करता है, यानी विष को अविष में कन्वर्ट करने का काम करता है लीवर। तो लीवर क्या है? जहर को अपने अंदर ले लेता है। ये भगवान शंकर की तरह काम कर रहा है कि जो भी अच्छी चीज़ें आई सारे देवता और दैत्य आपस में बांट लिए, और जहर किसको मिला? शंकर जी को। तो वही यहाँ पर हो रहा है कि लीवर जो भी यूजफुल चीज़ें थी वो सबने बांट लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने ले लिया, स्टमक में कुछ चला गया, कुछ जो है बॉडी के दूसरे पार्ट्स में गया, लेकिन जो पॉइजनस सब्सटेंसेस आते हैं वो लीवर अपने पास रखता है और उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी यूजफुल सब्सटेंसेस में ये कन्वर्ट कर देता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट काम है, ये हिपैरिन बनाता है। हिपैरिन एंटी कोगुलेटिंग एजेंट है। हम लोगों को पता है कि अगर कहीं पर भी इंजरी होती है, चोट लगती है, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, खून बहना शुरू हो जाता है, लेकिन 5 से 7 मिनट बाद खून बहना बंद हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि वो ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, क्योंकि वहाँ पर कुछ जो है क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं और वो क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। लेकिन वही ब्लड
जब फ्लो कर रहा होता है वेसल के अंदर तो वहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर क्लॉट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पाया जा रहा है वहाँ पर हिपैरिन। हिपैरिन एक एंटी कोगुलेटिंग एजेंट है। और यहाँ पर देखो ये प्रोटीन बना रहा है जो कोगुलेटिंग फैक्टर है, जो कोगुलेशन यानी खून का थक्का बनाने वाला जो प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, उसको भी बनाता है लीवर। खून को जमने से रोकने वाला जो फैक्टर है, जो केमिकल सब्सटेंस है हिपैरिन, उसको भी बना रहा है, यानी दोनों काम कर रहा है। चोट लगने पर खून को बहने से रोक रहा है, जब ब्लड वेसल के अंदर फ्लो कर रहा है तो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट ना होने पाए उसकी भी ये व्यवस्था कर रहा है, उसका भी इंतजाम कर रहा है, हिपैरिन को ब्लड में रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है। इसका एक और काम होता है, ये आरबीसी बनाता है। आरबीसी बनाता भी है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन भी करता है। क्या करेगा? आरबीसी को जरूरत पड़ने पर बनाता है। इन्फेंट में, छोटे बच्चों में आरबीसी सिंथेसाइज होती है लीवर के अंदर। आरबीसी अगर वर्न आउट हो गई, जो ब्लड कार्ब सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो अगर फट गई, डेड हो गई, तो उनको डिस्ट्रॉय भी करने का काम करता है लीवर। कई सारे विटामिन और मिनरल्स के स्टोरेज का काम करता है। विटामिन जैसे विटामिन B12 है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, तो इनको स्टोर करने का भी काम करता है लीवर। कॉपर आयन को स्टोर करने का काम करता है लीवर। तो लीवर इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। ये तो कुछ फंक्शन है, इसके अलावा बॉडी में लगभग 500 तक के फंक्शन को परफॉर्म करता है लीवर। तो अगली ग्लैंड है पैंक्रियाज। क्या है? नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज की अगर हम लोग बात करें तो ये एक सॉफ्ट ग्लैंड होती है और ये स्टमक के नीचे डुओडेनम का जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है वहां तक जाती है। आपको डायग्राम इसका दिख रहा होगा कि ये स्टमक के बिल्कुल नीचे लीफ जैसा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है और ये पिंकिश ग्लैंड होती है, पिंक कलर की एक ग्लैंड पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जा रही है? स्टमक के नीचे पाई जा रही है। और डुओडेनम का जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है उस सी शेप्ड स्ट्रक्चर तक ये जाती है। अगर इसको हम लोग देखें तो फंक्शन के बेसिस पर इसको कहा जाता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो ग्लैंड्स है जो, और यहाँ पर क्या हो गया? स्रावी, सिक्रेशन, मतलब ऐसी ग्लैंड जो अलग अलग तरह का सिक्रेशन कर रही है। तो इस ग्लैंड को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ग्लैंड्स अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ी वो सब के सब थी एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब उनसे एक डक्ट निकल रही थी, एक ट्यूब निकल रही थी और वो ट्यूब से उनका जो भी सिक्रेशन था वो सिक्रेशन अपने टारगेट आर्गन तक वो पहुंच जा रहा। जैसे सलाइवरी ग्लैंड में हम लोगों ने पढ़ा कि अलग अलग तरह की डक्ट पाई जा रहे थे, उनसे सलाइवा निकला और वो माउथ के अंदर आ गया। लीवर में पढ़ा कि लीवर से जो है बाइल डक्ट निकलती है और वो बाइल डक्ट लीवर को पहुंचा देती है, लीवर से निकलने वाले बाइल को, पित्त को पहुंचा देती है स्मॉल इंटेस्टाइन को डुओडेनम में। लेकिन यहाँ पर देखो क्या होगा कि ये इनमें दो तरह का सिक्रेशन होता है। एक ऐसा सिक्रेशन जो ब्लड में डायरेक्टली डाला जा रहा है, दूसरा होगा जो डक्ट से हो करके ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा। मतलब ये एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ साथ एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथियों की तरह भी काम करती है। इसलिए इसको कहा जाता है मिक्स ग्लैंड, मिश्र ग्रंथि और या हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होता है हार्मोन्स। क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। इनसे जो पैंक्रियाज से जो हार्मोन निकलता है वो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इनका डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है, बीटा सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स होती हैं, तो इनका अलग अलग फंक्शन है, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बस ये जान लें कि इनसे जो है जो हार्मोन निकलता है एंडोक्राइन पार्ट से वो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को कम करना, और इंसुलिन का जब सिक्रेशन कम हो जाता है तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है, और जब शुगर लेवल बढ़ेगा उसी को हम लोग कहते हैं डायबिटीज़। और जब ये ग्लूकागॉन होता है, हम लोगों को पता है कि ग्लूकोज जो एक्सेस अमाउंट में होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब जो एक्सेस अब जब कभी कभी ऐसा हुआ कि शुगर लेवल कम हो गया ब्लड में, तो ब्लड में जब शुगर लेवल कम होगा तो ये ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और ग्लूकोज शुगर लेवल को बढ़ा देगा और उससे एनर्जी मिलेगी।
तो ये तो हो गया इसका एंडोक्राइन फंक्शन, लेकिन इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में से कोई रिलेशन नहीं है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेशन किसका है? इसके एक्सोक्राइन पार्ट का, जिससे निकलता है पैंक्रियाटिक जूस। क्या निकलेगा? पैंक्रियाटिक जूस। और इस पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स डाइजेशन को कंप्लीट करने में, डाइजेशन को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे लाइपेज होगा, एमाइलेज होता है, प्रोटीएजेस होते हैं, और ये सारे एंजाइम्स जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली डाइजेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो अब हम लोगों ने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन सी ग्लैंड है और उनसे क्या क्या सिक्रीशन हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट कौन कौन से हैं। तो इस ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन की प्रोसेस को अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, कि जहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे फूड डाइजेस्ट हो जाता है, यानी माउथ में जो सलाइवा सिक्रेट हुआ था और जो फूड आया था, दोनों आपस में जब मिलेंगे, आपस में देखो मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, तो मिलने के बाद या तो आपस में गले मिलेंगे या एक दूसरे को तोड़े फोड़ेंगे। तो किस तरह से डाइजेशन की प्रोसेस एक एक पार्ट में, माउथ में क्या होगा, इसोफेगस में क्या होगा, स्टमक में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, और फाइनली एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो इस सिस्टम का, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद फिर हम लोग अगला लाइफ प्रोसेस के बारे में शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए।